वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज शिवम एंड यू वाचिंग योर ओन चैनल एसके क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास के बच्चों की। इससे पहले वाला पार्ट जो कि 6th चैप्टर न्यायपालिका है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, और जिस भी बच्चे ने उसे नहीं देखा है तो राइट हैंड साइड की स्क्रीन के टॉप में मैं लिंक छोड़ दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जोड़ दूंगा। जिन बच्चों ने देखा वो देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं। जो पेंडिंग टॉपिक हमारे उस चैप्टर में बचे हुए हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने है, यानी वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने न्यायपालिका के बारे में अच्छे से समझ लिया है कि न्यायपालिका को इंग्लिश में जुडिशरी कहते हैं, और देश में न्याय करने और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून जो विधायिका द्वारा बनाए गए संसद में, उनको निगरानी अपने अंदर और अपने दायरे में रखकर उन पर जांच पड़ताल करना या उनको सही ढंग से प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार के तहत सही राइट मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये अधिकार हमारी न्यायपालिका को दिया गया है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि जो न्यायपालिका होती है उसके किस प्रकार से संरचना बनाई गई है, न्यायपालिका कैसे न्याय करती है। हमारे देश में हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी न्याय देने वाली सर्वोच्च संस्था जो है न्यायपालिका में, उसे हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। उसके बाद ये सर्वोच्च न्यायालय जो है ये पूरे देश की सबसे बड़ी अदालत होती है और इसका फैसला आखिरी फैसला माना जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। दूसरे नंबर पे जो आती है, जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो दूसरे लेवल पे हमारी आती है उच्च न्यायालय। इसे इंग्लिश में हाई कोर्ट भी कहते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ये सिर्फ मैं एक ओवरलुक दे रहा हूँ ताकि बच्चा ढंग से समझ ले। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती हैं तो वो कहलाती है जिला न्यायालय, और सबसे लास्ट स्तर पर जो सबसे छोटी, इनके अकॉर्डिंग इनके काम भी बटे हुए हैं, और आती है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। तो ये संरचना थी जिसमें सबसे बड़ी पावर हमारी सर्वोच्च न्यायालय को दी हुई है, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय। हमने यही पढ़ा कि कई ऐसे राज्य हैं जिनकी दो राज्यों की एक अकेली उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, जैसे चंडीगढ़ और हरियाणा, और अगर हम पंजाब की बात करें तो उनकी एक सुप्रीम हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट भारत के दिल्ली में यानी केंद्र में स्थित है और इसके फैसले को सभी निचली अदालतों को मानना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या है और उससे चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो आज हम जानेंगे कि जो न्यायपालिका है उसे स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। अगर मैं नॉर्मली समझे तो हम ये इस कॉन्क्लूज़न पे निकलते हैं कि हमारे देश में ये जो न्यायपालिका है इसको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? पूर्ण स्वतंत्रता। अब गाइस देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ये जो मन करे वो करेगी। यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता इस प्रकार की स्वतंत्रता है जो संविधान के दायरे में रहकर जो भी बात जो कि गैर संवैधानिक है या फिर गैर कानूनी है, उस बात के आधार पर वो निर्णय ले सकती है, उसकी ये स्वतंत्रता है। यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि न्यायपालिका अगर गलत भी करती है तो उसे मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संविधान में पहले से ही बात बताई गई है कि न्यायपालिका को किस आधार की स्वतंत्रता होगी, न्यायपालिका क्या करेगी। न्यायपालिका के सामने अगर कोई बड़ा पदाधिकारी या फिर कोई बड़ा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आ जाए तो उसके समक्ष न्यायपालिका कहीं डगमगा तो नहीं जाएगी निर्णय सुनाते समय। तो ये सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए ही न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। इस वीडियो लेक्चर को चालू करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है न्यायपालिका के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ, जब भी शब्द आएगा चुनौतियाँ, तो न्यायपालिका के समक्ष जो चुनौती है उसमें सबसे पहली चुनौती ये आती है कि क्या होता है, अक्सर जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती है या बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे व्यापारी लोग जो होते हैं, वो पैसा खिलाकर या फिर मुद्दे को दफनाना चाहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अगर उनके द्वारा कोई गैरकानूनी काम हुआ है तो उसे पैसे के थ्रू या अपनी पावर के थ्रू दबा दिया जाए, और यही चुनौती न्यायपालिका के समक्ष आती है। न्यायपालिका के समक्ष क्या आती है चुनौतियाँ कि कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो समाज में न्यायपालिका को ढंग से काम नहीं करने देते।
यानी कई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां दबाव बनाती है न्यायपालिका पर, या कई बड़े बड़े तत्व, समाज के बड़े बड़े चेहरे, वो न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देते हैं। न्यायपालिका के सामने जो चुनौती है वो और कौन कौन सी हो सकती है? न्यायपालिका के सामने ये चुनौती हो सकती है कि कल को अगर मान लीजिए कोई ऐसा न्यायाधीश आ जाए जो कि सरकार के फेवर में काम करता हो या अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पालन या निर्वाह नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उससे न्यायपालिका जिस आधार के लिए या जिस मुद्दों के लिए न्यायपालिका को बनाया गया है वो मुद्दे साकार ना हो पाए। न्यायपालिका के सामने और कौन सी चुनौतियां हैं? तो पहली हम चुनौती लिख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली कैटेगरी की चुनौती यह है कि हम बोल सकते हैं आर्थिक चुनौती। अब यहाँ पर आर्थिक चुनौती का मतलब पैसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पैसा खिलाकर भी कई बार मुद्दों को बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां दफनाना चाहती है, जो कि उनकी छवि के लिए खराब होते हैं ऐसे मुद्दों को। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे, आर्थिक चुनौती न्यायपालिका के सामने क्या होता है, उसको जिस आधार पर या न्यायपालिका की संरचना जो बनाई गई है देश में न्याय दिलाने की, उसके लिए खतरा होती है कहीं ना कहीं। दूसरा, कई बार ऐसे वकील या कई बार ऐसे जजों की नियुक्ति हो जाती है जो कि संवैधानिक आधार पर काम नहीं करते हैं, जिससे न्यायपालिका की समक्ष जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है, जिससे वो अपना पूर्ण रूप से जो स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें मिला हुआ है निर्णय लेने के लिए, वो अपना कर क्या नहीं कर पाती है, स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं दे पाती है। इससे बचने के क्या क्या उपाय है? न्यायपालिका के सामने जो चुनौतियां हैं उससे हम कैसे निपट सकते हैं? तो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि अगर न्यायाधीशों का कार्यकाल बड़ा होगा, जस्ट सपोज कीजिए एक न्यायाधीश कब, एक बड़ा पद पर बैठा हुआ न्यायाधीश कब ये सोचेगा कि उसे पैसा के तौर पर न्याय नहीं करना है, उसे क्या करना है, पैसा लेना है, पैसे लेके उसको अपना घर परिवार और अपना ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीनी है। ये तभी दिमाग में आएगा जब उसका जीवन सिक्योर नहीं होगा। यानी न्यायपालिका के समक्ष जो चुनौती है वो यही है कि न्यायाधीश बिक जाते हैं कई बार। लेकिन उपाय क्या है उसका? तो सबसे पहला उपाय यह है कि पहली बात, न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा हो जाए। ऑटोमेटिक अगर उनका न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा हो जाए तो एक मेहनत करने वाला इंसान जो एक मुकाम पर पहुंचा है वो कभी भी अपने पद का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा, अगर उसे सेटिस्फैक्शन है कि उसको एक उम्र तक कोई दिक्कत नहीं होगी आर्थिक रूप से। तो पहला उपाय तो यही है कि न्यायाधीशों को क्या किया जाए, न्यायाधीशों को आर्थिक रूप से अच्छा पैकेज दिया जाए। ये दूसरा उपाय बन जाएगा, क्योंकि अच्छा पैसा होगा तो न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में किसी के भी खिलाफ डर नहीं होगा। और क्या क्या चुनौतियाँ आती है न्यायपालिका के सामने? न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कई बार कि जो न्यायपालिका में न्यायाधीश होते हैं वो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास योग्यता और सक्षम, उनके दक्षता ऐसी नहीं होती है, और यानी उनके अंदर कुशलता नहीं होती है जिसके कारण वो स्वतंत्र रूप से निर्णय दे पाए। तो उसका उपाय ये है कि न्यायाधीशों की जो पद पर तुम नियुक्ति कर रहे हो वो न्यायाधीश पूर्ण रूप से पहले ये चेक कर लिया जाए कि वो उस पद पर बैठने योग्य है या नहीं। क्योंकि अगर एक अच्छा पदाधिकारी और एक अच्छा न्यायाधीश अपने पद पर बैठता है तो वो स्वतंत्र रूप से एक अच्छा ही निर्णय जो कि समाज के हित और न्यायपालिका के हित में होता है, यानी समाज के लेकर सही साबित होता है, वो लेता है। न्यायपालिका के समक्ष जो चुनौती है उसको दूर करने का एक और उपाय यह है कि पैसे को लेकर कई बार ऐसा इश्यूज उठते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं क्या होता है कि दो पार्टीज़ जो होती है, दो पार्टीज़ बोले तो जो जिन एक दूसरे पर क्लेम करती है अपोजिट पार्टीज़, कई बार न्यायपालिका को उनके बीच में क्या एक सलाह मशवरे के रूप में बैठना पड़ता है। इस मुद्दे को लेकर भी अगर स्वतंत्र न्यायपालिका रहेगी तो वो आसानी से दोनों पार्टीज़ को अपनी बात ढंग से मनवा सकती है, जिसके कारण दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का इशू और किसी भी प्रकार का मत जो होता है, भेदभाव या फिर हम बोल सकते हैं जो गलतफहमी होती है, वो दूर की जा सकती है। और क्या क्या उपाय है? न्यायाधीशों को अच्छा वेतन मिले, न्यायाधीशों के साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छी सिक्योरिटी हो, ताकि वो निर्णय लेने से घबराए ना। मान लीजिए अगर वो कोई न्यायाधीश एक बड़े मुकदमे पर निर्णय देता है, लेकिन वो बड़ा मुकदमा जो है वो कहीं ना कहीं किस प्रकार का है, वो किसी बड़ी पावरफुल पार्टी या बड़े सत्ताधर व्यक्ति का या किसी व्यापारी का है, तो उस न्यायाधीश को ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि अगर वो स्वतंत्र निर्णय देता है उस व्यक्ति के खिलाफ तो कल को उसकी जान पर वो बात नहीं आनी चाहिए। इसीलिए अगर हमारे को न्यायपालिका के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो यही है। इसीलिए क्या होता है, कई बार स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाते हैं। और इसका उपाय यही है कि अगर न्यायाधीशों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी तो किसी भी प्रकार का न्यायाधीश सही निर्णय
और सकारात्मक रूप से कानून के तहत चलकर उस व्यक्ति के खिलाफ निर्णय लेने में हिचकिचाएगा नहीं। और इससे क्या होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलेगा अगर वो किसी के खिलाफ है तो। यानी समक्ष जो चुनौती है उसका एक और उपाय हमने पढ़ा। और क्या हो सकता है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका के सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आता है और उसका उपाय जो आता है वो ये होता है कि शिक्षित न्यायाधीशों की नियुक्ति हो। इनका कार्यकाल ना बहुत अच्छा होना चाहिए, कुछ 5-10 साल का ना हो, इनकी उम्र 65 साल 60 साल से ऊपर के कार्यकाल हो, ताकि ये आराम से अपने पद पर रहकर स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब सपोज कर लीजिए कि किसी न्यायाधीश का अगर कार्यकाल मान लो 10 साल का है मात्र, तो कई बड़े ऐसे मुकदमे होते हैं जो 20-20 साल भी चलते हैं। तो ऐसे मुकदमे जो 20-20 साल चलते हैं, उस मुकदमों में अक्सर क्या होता है, टाइम लग जाता है। और जो न्यायाधीश पिछले 10 सालों से उस मुकदमे को चेक कर रहा था या उस पर काम कर रहा था, उसके रिटायरमेंट के बाद जो अन्य आता है उसे जीरो से दोबारा चालू करना पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे टाइम की बर्बादी होती है और मुकदमे में मतलब जो न्याय होता है उसमें देरी मिलती है। इसी वजह से न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होना चाहिए और इससे क्या होगा, इसकी न्यायपालिका की जो समस्या है वो दूर होगी। क्योंकि न्यायपालिका की सबसे बड़ी समस्या और क्या है कि बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है आज भी भारतीय कोर्टों में, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग हर बार या कई बार समाज के द्वारा भारत की न्यायपालिका पर क्वेश्चन चिन्ह यानी हम बोल सकते हैं प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका उपाय ये है कि सही समय पर जितने वकील हैं या जितने खाली पद है न्यायाधीशों के, उनकी भर्ती हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाया जाए और लोगों को ये यकीन दिला दिया जाए कि समाज में न्यायपालिका की जो संरचना है उस पर हर एक व्यक्ति को यकीन रखना चाहिए। क्योंकि थोड़ा देर जरूर है, लेकिन देश में जो न्यायपालिका की संरचना है वो पूर्ण रूप से व्यक्ति को क्या दिलाती है, उसके अधिकारों को वापस दिलाती है या उसके साथ अच्छा न्याय करती है। तो ये वो बातें हैं जिसके आधार पर हम न्यायपालिका की चुनौतियाँ और उसके उपाय भी समझ सकते हैं। इन चुनौती और उपाय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है न्यायपालिका के न्यायाधीश, क्योंकि उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उनके पास ही अधिकार है निर्णय सुनाने का। ठीक है, अब इसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्या क्या है। तो देखिए गाइस, बड़ा ही सिंपल शब्द है, क्षेत्र अधिकार क्या होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे देश की है वो किन किन मुद्दों पर क्या कर सकती है, अपना अधिकार या अपनी तरफ से एक्शन ले सकती है। तो क्या क्या काम है या क्या क्या रोल निभाती है, लेट्स सी। तो क्षेत्र अधिकार में सबसे पहला आता है मौलिक अधिकार। अब कई बच्चे समझेंगे कि मौलिक अधिकार तो ह्यूमन को मिलने वाले अधिकार हैं और हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका। तो देखिए यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है, बेसिक तौर पर बच्चों को सिखाया जाता है कि 14 से 32 तक ही मौलिक अधिकार होते हैं। यस, ये ह्यूमंस फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ राइट्स होते हैं फंडामेंटल, वो कौन सी कैटेगरी में है, तो वो आर्टिकल नंबर, अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर वो 12 से स्टार्ट होते हैं और 13, यानी इन आर्टिकलों में स्टेट की पावर और सेंट्रल की पावर को मेंशन किया गया है जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। और शक्तियों के विभाजन में मौलिक अधिकार में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार को संघ सूची में 97 टॉपिक्स दिए हैं, 97 विषय हैं जिन पर ये निर्णय लेती है। और राज्य सरकार को यानी स्टेट गवर्नमेंट को राज्य सूची के तहत 66 विषय दिए गए हैं जिन पर ये निर्णय सुनाती है। अब गौर करने वाली बात यह है कि हम पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्या क्या होते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है। देखिए क्या रोल निभाती है सर्वोच्च न्यायालय। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट और सेंट्रल यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ना अपनी शक्तियों को लेकर ना मतभेद हो जाता है। और इन्हीं मतभेदों को दूर करने के लिए, क्योंकि ये जो अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में लिखे गए हैं, और इन्हीं अधिकारों को, इनके बीच में जो मतभेद हुए अधिकारों को लेकर, इनके बीच में आपसी तालमेल बिठाने के लिए और इनके जो डाउट है जिनके कारण एक दूसरे के बीच में डिस्प्यूट का कारण बन गया है, उसको रिजॉल्व करने के लिए एकमात्र अधिकार मौलिक अधिकार का क्षेत्र अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। क्या होता है, इसका प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विषय है
उनके निर्णय लेने के विषय या उनकी सत्ता, पावर जिस पर वो काम कर सकते हैं, उनको क्या करती है, उनको बताती है कि कौन कौन से अधिकार किसके हैं और कौन कौन से अधिकार किसके नहीं हैं। इससे क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो विषयों को लेकर मतभेद होता है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है और काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। बात करते हैं हम इसी कैटेगरी में अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील, नाम से ही पता लग रहा है। देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, देखिए हमने अभी पढ़ा था, ये एक बार मिटा देता हूँ, हमने अभी पढ़ा था बेसिकली, क्या पढ़ा था, वो हमने समझा कि सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है और फिर लोअर कोर्ट होती है। देखिए गाइस, ये केंद्र स्तर की होती है, ये राज्य स्तर की होती है, ये जिला स्तर की होती है और ये बहुत लोअर यानी एक ग्राम या कुछ गांव से मिलकर बनने वाला क्षेत्रफल की होती है। अब हम बात करते हैं, देखिए समझिए, कॉन्सेप्ट को समझना है बहुत ज़रूरी। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट वो यही है कि विशेषाधिकार, जस्ट सपोज कर लीजिए एक व्यक्ति है जिसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। अब इस व्यक्ति का जो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कुछ दिनों बाद इसका फैसला आता है जो इसके खिलाफ होता है। क्या होता है, इसके खिलाफ। अब इसके खिलाफ जो मुकदमा आया, क्योंकि राज्य स्तर की सबसे बड़ी कोर्ट ने इसके खिलाफ मुकदमा दिया है, तो क्या अब इसके पास ये अधिकार है कि इसे पता है कि वो गलत निर्णय है, जल्दबाजी में हाई कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ गलत मुकदमा दिया गया है और वो उस मुकदमे के द्वारा जो हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया वो उसे सेटिस्फाई नहीं करता। अगर ऐसा होता है तो वो व्यक्ति अपने जिस न्यायालय में उसका मुकदमा चल रहा था उससे ऊपर कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, PIL दायर करके। क्या करके, PIL। ये स्पेशल पिटीशन लीव होती है, जिसके तहत क्या होता है, पहले जिस कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा आया या अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि उसके अधिकार का गलत हुआ है और उसके खिलाफ मुकदमे में जो निर्णय सुनाया गया वो गलत है, तो वो उससे अपर कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है स्पेशल पिटीशन लीव के तहत। इससे क्या होता है, उस व्यक्ति को अगर ऊपरी कोर्ट उसके पहले मुकदमे को पढ़ती है और अगर मुकदमा लगता है कि हाँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऊपरी कोर्ट क्या कर सकती है, वो उस मुकदमे को अपने पास मंगा सकती है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील, अब किसी व्यक्ति की अपील पर यानी स्पेशल पिटीशन लीव PIL दायर करने पर मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में चलाया जा सकता है। लेकिन याद रखना यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि अगर इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने भी उस व्यक्ति के खिलाफ उसके खिलाफ निर्णय सुनाया तो उसके बाद उसके पास कोई राइट नहीं होगा, क्योंकि भारत की सर्वोच्च न्यायालय अगर एक बार मुकदमा का निर्णय सुनाती है तो उसका निर्णय कोई नहीं टाल सकता, वो उससे निचली अदालत पर नहीं कर सकता। ये उसी प्रकार है कि निचली अदालत पर ऊपरी अदालत निर्णय दोबारा सुना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मानना पड़ता है सबको। तो यही इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सेम ऐसे ही विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार क्या होता है, विशेषाधिकार और कुछ नहीं होता, जस्ट सपोज कर लीजिए कि कोई भी लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इन कोर्टों में कोई ऐसा मुकदमा जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल और अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि उन मुकदमों को ना, जब लगे सुप्रीम कोर्ट को यानी सर्वोच्चतम न्यायालय को ये लगे कि ये मुकदमा जिस तरह से चल रहा है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व नहीं होने वाला है, उसे सॉल्यूट नहीं किया, मतलब उसको सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे नीचे वाली कोर्ट, तो विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर कर वो कौन, सर्वोच्च न्यायालय बोल लो, जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वो उस मुकदमे को किसी बड़ी अदालत, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो हो सकता है वो हाई कोर्ट में भिजवा दे, अगर वो हाई कोर्ट में चल रहा है तो हो सकता है विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके वो अपने पास उस निर्णय को मंगा ले और खुद उस पर क्या करे, कार्रवाई करे। तो ये अधिकार भी हमारे पास विशेषाधिकार के रूप में आता है। अब आता है रिट। तो ये हमने सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जितने भी सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, हमारा राज्य न्यायालय, जो हमारा राज्य स्तर की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, ठीक है ना, हाई कोर्ट जिसे हम बोलते हैं, उच्च न्यायालय, इनके पास ये राइट है, और ख़ास करके सर्वोच्च न्यायालय के पास, कि वो रिट जारी करते हैं। रिट और कुछ नहीं होता, रिट आदेश को बोलते हैं। रिट जारी करके ये क्या करते हैं, कोशिश की जाती है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो क्या किया जाए, उसके अधिकारों को दोबारा वापस दिया जाए और जिसने गलत किया उसको सज़ा हो इस चीज़ को लेकर। तो ये रिट संबंधित रिट हमने पढ़े हुए हैं, जैसे अधिकार परीक्षा होती है, ठीक है ना, निषेधाधिकार होता है, ठीक है ना, उत्कृष्ट रिट होते हैं, ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कोई पदाधिकारी अपने पद पर है
लेकिन उसका रियल में उस पद से कोई वास्ता नहीं है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके उससे सवाल पूछ ले। निषेधाधिकार ऐसे बहुत सारे रिट जारी करती है। कौन? रिट का मतलब और कुछ नहीं होता, रिट का मतलब आदेश ही होता है। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, रिट और कुछ नहीं है, आदेश है। सलाह संबंधित क्षेत्र अधिकार, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सलाह की, सलाह क्या है? सलाह और कुछ नहीं है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर चुनता है, ठीक है ना। मतलब सलाह पर होता है कि 4 वकील का एक ग्रुप या 5 वकीलों का एक ग्रुप एक नाम देता है, उसके आधार पर चुना जाता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा अपनाया गया है। देखो, समय पड़ने पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि 30+1 मुख्य न्यायाधीश होता है, तो ये सलाह दे भी सकता है और सलाह ले भी सकता है। यानी सलाह संबंधित क्षेत्र अधिकार का मतलब यह है कि सरकार के सबसे बड़े व्यक्तित्व वाली छवि देश के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सलाह दे भी सकते हैं और उनसे सलाह ले भी सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सलाह संबंधित क्षेत्र अधिकार। तो ये तो रहे न्यायपालिका के समक्ष जो क्षेत्र अधिकार है, या हमारी सर्वोच्च न्यायालय है जो भारत की सबसे बड़ी और केंद्र की सबसे बड़ी न्यायालय है, जो पूरे देश की एकमात्र कोर्ट है, उसके पास कौन कौन से खास अधिकार है। केवल यही नहीं है, इससे बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक तौर पर हमारे को जो समझना है वो यह है। एक बार से मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और समझते हैं। अब आता है विधायिका व न्यायपालिका के मध्य संबंध कैसे हैं। तो देखिए, थोड़ा यहाँ समझिए कि जब बात आती है सरकार की, तो सरकार के 3 अंग आते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका विधायिका, दूसरा आता है कार्यपालिका, और तीसरा आता है न्यायपालिका। अब जरा गौर करना गाइज, हमने पढ़ा है कि विधायिका कानूनों को बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका अगर उन कानूनों का कोई गलत इस्तेमाल करता है या कोई गलत करता है उन कानूनों के साथ, तो उस आधार पर न्यायपालिका संविधान के तहत जो कानून बने हुए हैं या कानून के गलत करने पर या कानून को तोड़ने पर जो सज़ा का प्रावधान है उसके तहत उसको सज़ा देता है और रिट जारी करता है। कॉन्सेप्ट है विधायिका और न्यायपालिका के मध्य संबंध कैसे हैं। तो देखो, इनके बीच ना बहुत सारे मतभेद है। मतभेद बोले तो कई सारे डिस्प्यूट्स हैं, कई सारे पॉइंट्सों को लेकर। वो कुछ पॉइंट्स अगर मैं बात करूँ, देखिए पहले तो हम ऊपर से समझते हैं कैसे इनके बीच में लड़ाई है, क्यों इनके बीच में कई मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बनती है। तो उसका रीज़न ये है, देखिए गाइज, ये कानूनों को बनाती है, कानूनों को बनाना, और ये उन कानूनों को क्या करती है, उन कानून की रक्षा करती है, रक्षा करता है। तो उन कानूनों की रक्षा कौन करता है? उन कानूनों की रक्षा जो कानून को बनाता है, उन कानूनों की रक्षा ये करता है, लागू कार्यपालिका करवाता है। अब जरा देखना क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है कई बार। देखिए, विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं अक्सर, जैसे एक कानून की अगर हम बात करें, धन विधेयक, धन विधेयक जो है वो संसद के, अगर हम बात करें, ये तो हम सब ने पता है कि संसद के 2 सदनों में से, क्योंकि 3 सदन नहीं होते, तीसरा राष्ट्रपति होते हैं, तो 2 सदन जो कि हाउस ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल होता है, उसमें केवल लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल में ही जा सकता है। बस 14 दिन के अंदर जो राज्यसभा है वो क्या दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। उसकी एडवाइस इतनी ज़्यादा क्या मान्य ही नहीं है, सिर्फ अपनाना है तो ठीक। तो विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसमें है धन विधेयक। ये एक मुद्दा है जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। क्या है धन विधेयक? क्या होता है इनके बीच में? यह है कि धन विधेयक को लेकर ना न्यायपालिका और विधायिका के बीच में इसीलिए क्या होता है, एक विवाद छिड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो कानून विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, न्यायपालिका उनको लेकर कई सारे क्वेश्चन और प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है। ऐसे ही कैटेगरी में अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा है आरक्षण। आरक्षण को लेकर भी न्यायपालिका और विधायिका के बीच में मतभेद देखे जाते हैं। अब ये कौन से मतभेद है? तो देखिए, सिंपल सा समझिए कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में आरक्षण क्या एक मुद्दा बना हुआ है। जरा गौर करना गाइस, आरक्षण की पॉलिसी विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों में से एक होती है,
ठीक है ना, या एक है। और न्यायपालिका चाहती है कि आरक्षण की जो पॉलिसी हो वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर पर होनी चाहिए, ना कि सामाजिक और वर्ण शैली पर। वर्ण शैली बोले तो यानी किसी अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बेसिस पे होनी चाहिए। इसको लेकर भी इन दोनों के बीच में मतभेद होते हैं। शक्ति को लेकर भी मतभेद होते हैं। क्यों? विधायिका पर न्यायपालिका कंट्रोल रखती है, लेकिन न्यायपालिका पर विधायिका द्वारा कंट्रोल नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी हुई है। क्या दी हुई है? स्वतंत्रता दी हुई है। और यही स्वतंत्रता को लेकर विधायिका इस बात से सहमत नहीं होती है कि न्यायपालिका उस पर तो कंट्रोल रख सकती है, लेकिन विधायिका न्यायपालिका पर कंट्रोल नहीं रख सकती है, क्योंकि हमारे संविधान में ये बात को पहले ही मेंशन किया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक दूसरे में मतभेद देखने को मिलते हैं। कई बार दोनों के बीच में शक्तियों के बंटवारे, सरकार की शक्तियों के बंटवारे को लेकर भी क्या होता है, मतभेद देखने को मिलते हैं। या दोनों की पावर, सरकार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पावर की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों की पावर, जहाँ पर एक तरफ न्यायपालिका के पास पावर है कि वो कार्यपालिका और विधायिका जो सरकार के दो अंग हैं उस पर कंट्रोल रख सकती है, सवाल जवाब पूछ सकती है, और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को, एक और मतभेद, जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर दोबारा जांच पड़ताल कर सकती है। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो मतभेद है वो इसीलिए होता है क्योंकि न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उस पर डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। कौन? न्यायपालिका। यहाँ तक कि जो कानून लागू हो चुके हैं संसद में पास होने के बाद, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, उन कानूनों को भी अगर लगता है न्यायपालिका को कि वो गैर संवैधानिक है और उन संवैधानिक कानून, गैर संवैधानिक कानूनों का कहीं ना कहीं समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो हो सकता है न्यायपालिका उन्हें गैर संवैधानिक घोषित कर उन कानूनों को ही रद्द कर दे या ख़त्म कर दे। इसको लेकर भी विधायिका और न्यायपालिका के बीच में मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि संसद में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बावजूद भी न्यायपालिका कई बार ऐसे निर्णय लेती है जो कि सीधा और सीधा विधायिका जो कानून बनाती है उसके कानून बनाने की प्रक्रिया पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, और यही कारण है इन दोनों के बीच आपसी मतभेद देखने को मिलता है। और आज के इस चैप्टर में, यानी सेकंड पार्ट में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा 6th चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास के बच्चों के लिए है, न्यायपालिका, उसका लास्ट कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे और इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म होगी। तो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट है न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा कैसे करती है। तो अधिकार, तो हमने इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा कैसे करती है। न्यायपालिका का काम ही अधिकारों की रक्षा करना है। तो न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा जो करती है उसमें सबसे पहला कारण है रिट जारी करती है। क्या करती है? रिट जारी कर रिट जारी कर क्या होगा? रिट जारी करेगी। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसके अधिकारों का गलत हुआ है उसके अधिकारों के साथ, तो इस केस में न्यायपालिका के पास ये अधिकार होता है कि वो रिट जारी करे। रिट मैंने पहले ही बताया आदेश होता है ताकि उस व्यक्ति के अधिकारों को दोबारा लाया जा सके। और कैसे करती है? तो अभी मैंने दूसरा बताया कि अगर संवैधानिक रूप से जांच पड़ताल करके, संवैधानिक रूप से जांच करके, कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर संवैधानिक रूप से जांच किसकी हो रही है? तो यहाँ पर जांच हो रही है कानूनों की। मैंने ये बताया हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है और उसके पास स्वतंत्र रूप से अधिकार है कि देश में अगर ऐसा लगता है सर्वोच्च न्यायालय को कि कोई ऐसा कानून है जो संविधान के विपरीत काम कर रहा है या अपोजिट काम कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं देश में लोगों के अधिकारों को खतरा है या गैर संवैधानिक रूप से कानून है, तो उस कानूनों को जांच करने के बाद अगर ये सिद्ध हो जाता है न्यायपालिका को कि वो संवैधानिक रूप से नहीं बना हुआ कानून है या देश के लिए सही नहीं है, तो उस कानून को रद्द भी कर सकती है और इससे क्या होगा? लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। और कैसे? तीसरा, आदेश जारी करती है। आदेश जारी करके, यहाँ पर आदेश और रिट में क्या अंतर है? तो देखिए गाइस, ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर आदेश, कई बार ऐसे मुकदमे आ जाते हैं, कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ना
आपसी होड़ लग जाती है किसी, मान लीजिए कुछ दंगे हो गए स्टेट लेवल पर, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को और राज्य सरकार केंद्र सरकार को आपस में क्या करती है, इस चीज़ को लेकर एक दूसरे पर ब्लेम डालती है। इस कंडीशन में आदेश जारी कर कर भी न्यायपालिका क्या करती है, शांति कायम करने की स्थिति बनाने की कोशिश करती है, ताकि देश के अंदर संवैधानिक रूप से नियम कानूनों को नियम कानूनों के तहत देश को चलाया जा सके। चौथी कैटेगरी में अगर हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका जो हमारी है, न्यायपालिका में सारी कोर्ट आ जाती है, चाहे फिर वो कुछ भी है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी है। अधिकारों की रक्षा और कैसे करती है, तो अधिकारों की रक्षा ऐसे भी करती है कि समय समय पर क्या करती है, सलाह मशवरा करके, ठीक है ना। सलाह मशवरा क्या होता है, तो वही जैसे मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अधिकार है जो हम कह सकते हैं सलाह संबंधित क्षेत्र अधिकार। कई बार क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, देश में शांति और भाईचारे को बढ़ाने के लिए सत्ता में बैठी हुई पार्टियों के बड़े नेता जैसे राष्ट्रपति को सलाह दे भी सकती है कि उसे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे आधार पर सलाह लेकर और देकर भी देश में शांति को कायम किया जा सकता है और देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। और क्या हो सकता है, पांचवा, कानूनों को ढंग से लागू करवाकर, अब यहाँ पर कानूनों को लागू करने का मतलब यहाँ पर यह है कि कानून पर अपनी पकड़ बना के रखना, ताकि कानून जो देश में लागू करने वाली संस्थाएं हैं वो किसी भी प्रकार की ढील ना दे, जिससे देश में किसी भी प्रकार का असामाजिक माहौल या फिर हम बोल सकते हैं दंगे जैसी स्थिति कायम ना हो। तो ये वो कारण है जिसके आधार पर हमारे देश में न्यायपालिका रक्षा करती है अधिकारों की। और इसी के साथ गाइज आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये आपके वीडियो का, इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 है। जिस भी बच्चे ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है, मैंने आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड के टॉप पे एक लिंक छोड़ रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।